तो शेयर होल्डर्स फंड अगर दिख रहा है तो समझ जाना, ठीक है। फिर और क्या प्लस करेंगे, अच्छा शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दोनों आ जाते हैं ना बेटा, क्या क्या, शेयर कैपिटल भी आ जाता है और रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाता है। प्लस इक्विटी के अलावा हम क्या प्लस करेंगे इसमें बेटा, ये देखो ये प्लस किया, ये प्लस कर दिया, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ को, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ प्लस कर दिया, और क्या हटा दूँ, ये चंगू मंगू हटा दूँ, फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये तीन चीज़ को हटा दिया, तो बन गया क्या, लायबिलिटीज़ अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। अब हर बार ना ये क्वेश्चन में देगा, जरूरी नहीं है, नहीं देता, तो तुम क्या करना है, यही दो चीज़ को प्लस करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना, ठीक। दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है, हाँ एसेट्स अप्रोच वाला हो। एसेट्स वाला क्या होता है बेटा, दोनों को जोड़ लो, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, इन दोनों की जगह पे बेटा टोटल एसेट्स भी लिखा मिल सकता है, टोटल एसेट्स निकाल लिया दोनों को जोड़ के, टोटल एसेट्स में क्या आता है, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, माइनस कर दिया क्या, क्योंकि अब टोटल ले लियो ना, तो टोटल में क्या है, ये भी जुड़ा हुआ है, पर ये भाई साहब कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट तो होते नहीं है, 1 साल से कम के लिए लगा, इसको हटा दो, माइनस कर दो। अब इधर भी वही करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मुझे पता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है, तो बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रहने दिया, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया कैपिटल एम्प्लॉयड को, यही है असल में, मतलब कितना मेरे बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका काम क्या था बेटा, इसका काम था कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी हम निकालें जिस भी अप्रोच से, इससे हम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा निकल जाता है क्या, ईबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये किस में काम आता था हमारा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, यही बता रहा हूँ मैं, समझ में आया, अभी क्लियर हुआ। एक और जगह फंस सकते हो आप लोगों को, क्या है विशेष, अब 2 मिनट हो गया, उधर रख दो अगर मेरे पास नीचे है तो, ऊपर रख दो, कहाँ, उतना नीचे, ठीक है। अब बेटा इधर देखो, अब इसमें क्या है ना, अपन लोगों को कई बार क्वेश्चन में देता है इक्विटी निकालना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में, पर क्वेश्चन में इक्विटी नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको दे दिया रहेगा नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट लायबिलिटी के सारे टर्म दे देगा, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख देगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिख देगा, डिवेंचर्स लिख देगा, अरे डिवेंचर्स अलग से क्यों लिखेगा, इसी के अंदर आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख देगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लिख देगा, ठीक है, और ट्रेड पेबल लिख देगा, और और क्या लिख देगा, मान लो ट्रेड पेबल दे दिया आपको, शॉर्ट टर्म लोन्स दे देगा, शॉर्ट टर्म लोन्स दे दिया, ठीक है, और ट्रेड लिख तो दिया ट्रेड पेबल, ठीक, इतनी चीज़ दे देगा आपको। अब आपको बोलेगा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालो, आपको पता है इन चारों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल डेब्ट आ जाएगा, लेकिन टोटल डेब्ट चाहिए क्या आपको, इन चारों को जोड़ने से क्या आता है, सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, इन चारों को जोड़ने से, अरे हट जा भाई, इन चारों को जोड़ने से क्या आता है, टोटल कर्ज, पर आपको डेब्ट में क्या जुड़ता है, सिर्फ ये दो जुड़ते हैं, सिर्फ ये दो जुड़ते हैं, तो अगर आपको टोटल डेब्ट दिया है तो उससे इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, करेंट लायबिलिटी, और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, डेब्ट। मतलब टोटल डेब्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता था, टोटल डेब्ट इज इक्वल टू डेब्ट, जिसको आप नॉन करेंट लायबिलिटी भी बोल सकते हो, प्लस करेंट लायबिलिटी। ये देखो टोटल डेब्ट है ना, इससे क्या हटा देना, करेंट लायबिलिटी हटा देना, तो क्या बन जाएगा, इसके बराबर बन जाएगा, क्योंकि अगर इन चारों को जोड़ के मान लो ये 1 लाख है, ये 1 लाख है, ये 2 लाख है, ये 3 लाख है, तो टोटल डेब्ट कितना आ गया, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 4 3 7, तो टोटल डेब्ट कितना आ गया, 7 लाख रुपये, टोटल डेब्ट कितना आ गया, 7 लाख रुपये। आपको डेब्ट नहीं पता, आपको करेंट लायबिलिटी पता है कितनी है, करेंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल दिया हुआ है आपको 2 लाख रुपए का, और शॉर्ट टर्म लोन्स दिया हुआ है 3 लाख रुपए का, तो 3 + 2 5 लाख रुपए की आपकी क्या है, करेंट लायबिलिटी। तो इस करेंट लायबिलिटी को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। अब ये 5 लाख उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर देखो, सॉरी माइनस बोलता हूँ, प्लस कर दो, फॉर्मूले में प्लस है ना, ये देखो डेब्ट में करेंट लायबिलिटी प्लस हुआ तब तो टोटल कर्जा बना,
अब इसको वहाँ भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 7 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू डेप्ट इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 लाख रुपये आ गया आपका डेप्ट। समझ में आया? और 2 लाख कहाँ से आ रहे हैं, देखो इन दोनों का प्लस किया था तो कितना था, 2 लाख था। तो या तो इन दोनों को प्लस करके डेप्ट निकाल लो, या तो टोटल डेप्ट से क्या माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, तो भी डेप्ट आ जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन में इक्विटी निकालना है, कैसे निकालोगे, दी इतनी सी चीज़ें हैं, तो क्या करना पड़ेगा बेटा आपको। अब इसको टेबल में समझो। मान लो आपको बैलेंस शीट में क्या क्या दे दिया, यहाँ लिख देता हूँ। आपको बैलेंस शीट में दे दिया है नॉन करेंट एसेट्स, आपको बैलेंस शीट में दे दिया करंट एसेट्स, आपको बैलेंस शीट में इक्विटी नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, इक्विटी नहीं दिया, यही चाहिए अब हमको। डेप्ट तो निकल गया हमारा, हमको दे दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और दे दिया है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये किसका पार्ट होता है बेटा, ये डेप्ट का पार्ट होता है, ठीक है। और करंट लायबिलिटी में दे दिया है ट्रेड पेबल, और क्या दे दिया है, शॉर्ट टर्म लोन्स। नाम देख लो ना, ये देखो ट्रेड पेबल दे दिया, शॉर्ट टर्म लोन दे दिया। अब आपको निकालने बोला है। मान लो आपके टोटल एसेट्स थे 10 लाख के, और सॉरी नॉन करेंट एसेट्स थे 10 लाख के और करेंट एसेट्स थे 5 लाख के। टोटल एसेट्स कितने हो गए बेटा, 15 लाख के। इधर का टोटल आ रहा है जो, वो 15 लाख, यहाँ का भी टोटल आएगा लायबिलिटीज साइड का। अब इस 15 लाख से आपको क्या क्या पता है, आपको पता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1 लाख रुपए की, है ना। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 1 लाख का, ट्रेड पेबल पता है कितने का है, 3 लाख का, और शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस कितने के, 2 लाख के। तो आप एक काम करो, इस 15 से इनको प्लस करके माइनस कर दो। इन सब का प्लस कितना आ रहा है, 7 लाख रुपये। तो 15 माइनस 7 करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 लाख रुपये आ जाएगा इक्विटी। इसको अगर फॉर्मूले में रखता तो क्या फॉर्मूला बन जाता, ए बेटा इसका फॉर्मूला बता दो, चल क्या बनता है यहाँ पे। अब बैलेंस शीट तो नहीं बना के आएगा एग्जाम में, तो ऐसे लिख के आता, इक्विटी इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस डेप्ट या लॉन्ग टर्म, ये दोनों के नाम लिख देते, माइनस करेंट लायबिलिटी। ऐसा करते तो क्या निकल जाता भाई, आपका नॉन करेंट एसेट्स कितना था, 10 लाख, करेंट एसेट्स कितना था, 5 लाख, डेप्ट कितने थे, 2 लाख, और करेंट लायबिलिटी कितनी थी, 5 लाख। जरा माइनस करके देखो इक्विटी आ रही कि नहीं, 8 लाख की। 10 प्लस 5 15, 15 माइनस 7 आ गया ना 8 लाख रुपए इक्विटी। तो यही चीज़ आपको ऐसे जमा के दे देगा एग्जाम में। और ये सब शब्द लेने की जगह ना, इसकी जगह पूरा लिख देगा, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन लिख देगा। इसके साइड ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स ऐसा लिख देगा। ये तो ऐसे ही दे देगा, तो आपको निकालना पड़े। तो मतलब थोड़ा सा घुमाएगा, और वो घुमा भी नहीं पाएगा अगर आपको बैलेंस शीट आपके दिमाग में याद है तो। अभी समझ में आई आपको ये बात? और बोलो, और क्या डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट कुछ नहीं है? मैं आगे का रेशियो बता दूँ, ख़त्म करते हैं ना इस चैप्टर को। बेटा एक्टिविटी रेशियो क्या लिखा है, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो हमेशा टाइम्स में निकलता है। देखो रेशियो जो है ना वो 4 फॉर्मेट में निकल सकता है। रेशियो का 4 फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहला होता है प्योर रेशियो। क्या होता है, प्योर रेशियो होता है। दूसरा होता है कि परसेंटेज में निकल जाता है। अभी जो इसके बाद का पढ़ेंगे ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, परसेंटेज में निकालना सीखेंगे। तीसरा होता है रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स, एंड द फोर्थ वन इज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्रपोर्शन। तो अभी हमारे सिलेबस में 3 आएगा। प्योर रेशियो तो अभी हमने 2 देख लिया है, एक तो लिक्विडिटी रेशियो देख लिया, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो देख लिया। दोनों में हम प्योर रेशियो 2:1, 3:1, 1.96:1 ऐसा निकालते थे। अब जो पढ़ रहे हैं टाइम से किस रेशियो का, एक्टिविटी रेशियो के अंदर। एक्टिविटी मतलब क्या होता है, बिजनेस का परचेज और सेल, कितने दिन में मेरा सामान आता है। जैसे विशेष के यहाँ एक पोटेशियम आता है, सोडियम पोटास आता है मान लो, तो सोडियम पोटास जो है उसका कोई नाम क्या आता है, मान लो जैसे DLF नाम का एक सोडियम पोटास आता है इसके यहाँ, ठीक है, जो खाद के रूप में बिकता है, ठीक है। तो अब क्या है, विशेष के यहाँ ये सामान आता था 70 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। कितने का स्टॉक आता था, 1 लाख रुपए का इसके गोदाम में सामान आता था। जिसके सामने दुकान दिखती ना, उसके जस्ट अंदर में एक रूम है, तो वो रूम में 1 लाख का सामान आता था, उससे ज़्यादा नहीं आता था, उतने में वो रूम भर जाता था। तो कभी भी इसके पास एनी टाइम दुकान में कितना रुपए का सामान बने रहता था, 1 लाख। लेकिन साल मतलब गोदाम में जो सामान स्टॉक पड़ा हुआ है, बोरी बोरी, उन सब की जो इसको कॉस्ट पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कितने रुपए का सामान पड़ा हुआ है इसको, 1 लाख का। अच्छा 1 लाख में बेचेगा क्या, नहीं बेटा, बेचेगा तो प्रॉफिट जोड़ के बेचेगा ना। 1,40,000, 1,50,000 में बेचेगा, है ना। जो भी रेट होगा, हमको तो नहीं पता,
उसके बिजनेस का वो जाने, है ना। तो 1,20,000, 30,000, 40,000 में बेचा, वो सेलिंग प्राइस है, पर हम क्या ले रहे हैं, कॉस्ट प्राइस। अब बताओ मुझे, साल भर में क्या 1 ही लाख का सामान बेचेगा? नहीं, साल भर में तो क्या करेगा, रोलिंग करेगा। वो स्टॉक आएगा, खाली होगा, चला जाएगा, नया स्टॉक आएगा, फिर वो खाली होगा, बिकेगा, फिर नया स्टॉक आएगा, फिर खाली होगा, फिर बिकेगा। ऐसे करके 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 बार साल भर में उसका दुकान का सामान खाली होगा, बिकेगा, फिर आएगा, फिर खाली होगा, फिर बिकेगा, फिर आएगा। यही तो होता है ना। तो यही चीज़ कंपनी के केस में भी बताई जा रही है कि भैया पहला रेशियो का नाम है क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या नाम है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि आपका जो स्टॉक है वो कितने दिन में खाली हो जाता है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, अपने स्टॉक को टर्नओवर से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि विशेष साल भर में कितने का सामान बेचा, तो बेटा हमने इसका फॉर्मूला बना दिया, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बड़े ध्यान से देखना बेटा, इसमें नाम कॉस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यही अंतर होता है कि भाई जैसे उसकी कॉस्ट 1 लाख है, बेचा वो कितने में, 1,20,000 में, तो उससे प्रॉफिट हटा दो 20,000 का, तो कॉस्ट कितनी आ गई, 1 लाख की। तो हम कौन सा वाला लेंगे फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे। बेटा इस कॉस्ट को और एक नाम से जानते हैं, आप एक बार में पहचान जाओगे। क्या लिखा मैंने, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को और किस नाम से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप पिछले साल निकालना सीखे थे। क्या था फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको ट्रेडिंग अकाउंट से भी आप समझ सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट से भी इसको समझ सकते हो आप। नहीं दिख रहा है, मैं बना देता हूँ। यहाँ पे क्या आता था बेटा आपका, सेल्स। यहाँ पे क्या आता था, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या आता था, ओपनिंग स्टॉक। ये परचेज, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा एक चीज़ का फ़ायदा क्या हो गया मालूम, अब सारी चीज़ ना मैं लिख के स्पीड में दिखा पाता हूँ। इधर इतना सब कुछ लिख नहीं पाता था, अभी लिखना आसान हो गया मेरे को भी अच्छा लगता है, लिखने बनता है। देखो अब मान लो ओपनिंग स्टॉक था, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए थे, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। 1 लाख का ओपनिंग स्टॉक माना था, 1 लाख का परचेज माना था, 2 लाख के डायरेक्ट एक्सपेंस माना था और 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक। 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, और बेचा था सामान 12 लाख में। तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, इधर 12 + 3 कितना हो गया बेटा, इधर जोड़े 15 लाख हो गया। 15 लाख से कितना माइनस करोगे, 2, 1, 3, 1, 4 लाख माइनस कर दो, तो 15 - 4 11 लाख का प्रॉफिट आ गया। इसका एक और तरीका क्या है निकालने का, इन तीनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 4 लाख हो गया, उसमें से 3 लाख को माइनस कर दो, करो 4 - 3, ये इस साइड का तो प्लस प्लस प्लस, और क्योंकि ये इस साइड का तो इसको माइनस कर दो, तो 4 - 3 के तो कितना आ गया, क्यों विशेष 4 - 3 के तो कितना आ गया, 1 लाख। 1 लाख रुपए का क्या आ गया, COGS। अब दूसरा तरीका क्या निकालने का, आपका सेल्स कितने का था, 12 लाख का, आपका COGS कितना निकाल लिया आपने अभी, 1 लाख का, माइनस कर दो तो 11 लाख का आपका क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। यही रहा कि नहीं रहा। तो ये COGS कैसे निकला था बेटा हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बात समझ में आई। ओपनिंग में परचेज़ किया, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इस साल के शुरुआत में इतने का सामान था, इतना इस साल और ख़रीदा, इतने का लेबर को पेमेंट किया और इतने का सामान बच गया मेरे पास, तो नेट कितने का सामान मैंने बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो भैया मैंने बेचा 1 लाख का सामान, 1 लाख का सामान कितने में बेच दिया, 12 लाख में, तो 11 लाख का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब और खर्चे माइनस करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो बात की बात, पर ये समझ में आया आप लोग को। अच्छा, ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको कॉस्ट रखना है, ना कि सेल्स रखना है। क्या रखना है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखना है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्यों रख रहा हूँ बेटा, साल भर में क्या है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री इसकी बनी हुई थी, सुनो, ओपनिंग इन्वेंट्री थी इसकी, सॉरी वाधवा, इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री थी 1 लाख रुपये की, और जब एक क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, मतलब 31 मार्च को साल के एंड में, तो 2 लाख की थी। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री को ही एवरेज मान लेता तो क्लोजिंग बुरा मान जाती, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को बस लेता तो ओपनिंग पूरा मान जाती। हमने बीच का रास्ता निकाला, हमने बोला भैया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर देते हैं और एवरेज इन्वेंट्री रख लेते हैं 1.5 लाख रुपए की। कहाँ पे, फॉर्मूले में।
तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसका जो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू, फॉर एग्जांपल अब दूसरा अमाउंट ले रहा हूँ, वहाँ के सारे अमाउंट को भूल जाना। अब अगर इसका अगर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख था, 12 लाख का सामान ये 15 लाख में बेचता है, और इसका स्टॉक एवरेज इन्वेंट्री आ रही थी, ओपनिंग इन्वेंट्री थी आधे लाख की और क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 1.5 लाख की, डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आ गया, एवरेज इन्वेंट्री आ गया। जरा निकालना है एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ रही है, 1 लाख रुपए की, यही मत पढ़ लेना है, एवरेज इन्वेंट्री है। एवरेज इन्वेंट्री आ गई 1 लाख की। अब बेटा इससे क्या निकल जाएगा, इसका 12 टाइम्स क्या आ रहा है इसका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या आ रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये क्या बताता है आपको पता है, ये बताता है कि भाई एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है इसका, सॉरी एक साल में 12 महीना होता है। एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। और कितने इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है, 12 टाइम्स है। अभी के एग्जांपल के हिसाब से एक साल में कितना महीना होता है, पक्की बात है, किसी को 15 महीना थोड़ी लगता है, 12 महीना होता है ना। और इसका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया है, कितना आया है अभी हमारे एग्जांपल में, 12 टाइम्स आया। कितना आया है, 12 टाइम्स आया है, ठीक है। हेलो जी मैम, मैं थोड़ा सा देर में कॉल करता हूँ मैम, थोड़ा सा बिजी था जी। नहीं, मैं आपको थोड़ी देर में करता हूँ। तो क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था कि 12 टाइम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया, ठीक है। और हाँ, और आपका 12 महीना ये बताता है भाई साहब का 1 लाख का सामान एक महीने में, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 1 आता है। मतलब हर एक महीने में इस भाई साहब का दुकान का गोदाम का सामान खाली होता है मोटा मोटा, और फिर 1 महीने के अंदर भरा जाता है। मतलब 1 महीना लग जाता है इसको अपने दुकान के सामान को बेचने में। अगर यही ऐसा मान लो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मान लो 10 लाख का सामान बेचा, 1 लाख का एवरेज स्टॉक आता है, तो कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तब कितना हो जाएगा, 12 महीना अपॉन 10 टाइम्स करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एक महीना 1.2 मंथ। 1.2 बोलने का मतलब होता है 2 को डिवाइड करो 30 से 6, हाँ, तो 36 डेज लग जाते हैं इसको अपने स्टॉक को खाली करने में। तो ये जो आपने निकाला ना 12 मंथ अपॉन 12 टाइम्स, इससे आपका क्या निकल गया, स्टॉक क्लियरेंस पीरियड। क्या निकल गया, स्टॉक क्लियरेंस पीरियड, कि कितने दिन के अंदर स्टॉक इसका खाली होता है दुकान से। तो पहला रेशियो आपने क्या पढ़ा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। पहला रेशियो आपने क्या पढ़ा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, बोलो। इन्वेंट्री कितनी टर्नओवर में कन्वर्ट होती है, क्या फॉर्मूला था इसका, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और किस नाम से जानते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा लाइट बंद कर दो, लगे तो एक लाइट बंद कर दो, फर्स्ट वाली बंद करो, ये वाली सेकंड वाली बंद करो अब, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही बोलते हैं, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो इससे आ जाता है क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिर इस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, किसके, 12 महीने के। और अगर डेज में निकालना है तो 365 दिन के, तो डेज में निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा इससे, स्टॉक क्लियरेंस पीरियड। ये रेशियो हमेशा किस में आता है, टाइम्स में आता है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना। और इससे क्या पता चलता है, अच्छा ये रेशियो जितना ज़्यादा आएगा उतना अच्छा, उतना जल्दी सामान खाली होगा। जैसे अगर ये रेशियो अभी 10 आ रहा था इन्वेंट्री टर्नओवर, तो हमने देखा 1.2 मंथ लग जाता है खाली करने में स्टॉक को। अगर ये रेशियो 12 आया, 10 से ज़्यादा आ रहा है, अरे पिछले केस में अभी 10 आ रहा था, क्या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा था, 10 टाइम्स आ रहा था। तो स्टॉक क्लियरेंस में कितना समय लग रहा था, 1.2 मंथ लग रहा था कि नहीं लग रहा था।
स्टॉक को खाली होने में, या 36 डेज। अगर वही 12 टाइम्स आता है तो कितना दिन लगेगा खाली होने में? 1 महीना लगेगा। अगर वही मान लो 20 टाइम्स आता है तो अब निकाल लो, 12 महीना डिवाइड बाय 20 टाइम्स, कैंसिल करो कितना होता है? ये जाएगा 6 और ये जाएगा 10, ये जाएगा 3/5। 3/5 बोलने का मतलब होता है 0.6 मंथ। मतलब कितना समय लग रहा है? 0.6 मंथ का समय लग रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा ये आते जाएगा उतना कम आपको समय लगते जाएगा स्टॉक खाली होने में, उतनी अच्छी बात है। मतलब ये जितना ज़्यादा बड़ा टाइम आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उतना हमारे लिए अच्छा है। और किसके अंदर पढ़ रहे हो आप लोग? एक्टिविटी रेशियो के अंदर। पहले रेशियो का नाम क्या था? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर नहीं रख देना, क्या रखना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रखना। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको बनाना है, चलो बनाओ, कॉपी निकालो और बनाओ। बेटा देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 25% ऑफ सेल्स बोल रहे हैं। तुम ना मर जाओगे अगर सेल्स में निकालोगे तो, इसलिए पहले मैं इजी कर देता हूँ इसको। तुमको चैलेंज 2 मिनट बाद दूंगा, ये चैलेंज दूंगा पर 2 मिनट बाद दूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25% ऑफ कॉस्ट। अब आसान हो गया। आपको बोल दिया स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अच्छा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को ही बोलते हैं। इसका एक और नाम है स्टॉक बोलूँ या इन्वेंट्री बोलूँ, बात तो एक ही है ना। तो 3.5 टाइम्स दे दिया स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आपको बोल दिया एवरेज इन्वेंट्री आपकी 25,000 रुपये की है। आपको बोल दिया है COGS निकालना है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, और सेल्स निकालना है। कब? जब प्रॉफिट अर्न दे दिया है 25% है कॉस्ट का। अब फॉर्मूला लगाओ और निकालो। मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन है। COGS कितना है भैया? कितना तेरा? कितना है भैया COGS? 3.5 इंटू 25,000 कर दिया ना, कितना आ रहा है? 87,500 सही है। अगर नहीं समझा अभी फॉर्मूला याद करना तभी बनेगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है? अरे फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। मेरे पास में ये है, सर ये नहीं है, ये है एवरेज इन्वेंट्री, और ये एक एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर है स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला है COGS। तो उधर चले जाएगा तो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला है COGS ये दिया वो 3.5 COGS यही होता है, यही वो टाइम ही सेल्स को वैल्यू बोलते हैं। इधर 3.5 ऑपरेशन निकाल आगे पीछे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड वही तो निकालना है, और ये सेल्स में निकालना है क्या अभी? ऐसा
प्रॉफिट कॉस्ट में जोड़ दे तो सेल्स आ जाएगा। कैसे प्रॉफिट और प्रॉफिट निकालेगा कॉस्ट से कितना बोला 25% ऑफ क्या बोला है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला ना। अच्छा तो कॉस्ट है तेरे पास सीओ 25%। हाँ 87,500 का 25% क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट को कॉस्ट में जोड़ देगा तो सेल्स आ जाएगा। सेल्स यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये सॉरी तो समझा कि बात भी नहीं समझा इसको कुछ नहीं सुन रहा था जब पढ़ा रही सुन रहा था अच्छा बच्चा सॉरी। नहीं गलती है 21,325 ना भी क्या बात गुड। वही है ना 21,325। नहीं आंसर क्या बताऊं क्या 21,325 को जोड़ना है 87,500 हैं हैं 21,325 प्रॉफिट आया होगा। वो है 87,500 को 25% आया 21,325 वो क्या है प्रॉफिट है ना वो तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को कॉस्ट में जोड़ेगा तब तो सेल्स आएगा। देखो इधर देखो बेटा ये देखो सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेटा देख मन में फोन फूटा इधर दे 1,08,825 21,870 आ रहा है तो अरे मैं क्या नहीं कर सकते हैं और नहीं रहती नहीं गलत किया ना मैं तो सही किया मैं चेक कर रहा था ठीक है सब चेक कर अरे कोई बात नहीं अलग इसको ना वो अरे आगे रखो कहीं मैं चाहता हूं। नहीं भाई आगे आगे रखो। सुनिए जवाब भी अरे 21,870 आ रहा है 21,870 आ अभी तो मैं मिला रहा था भैया मेरा सही है इसका गलत है तभी मैं थोड़ा चेक करके बोल रहा हूं मतलब 21,870 गलत किया यार हो सकता है अरे चेक कर रहा था कॉन्फिडेंस हो रहा है बेटा इधर देखो अब आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में 3.5 था 3.5 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री मुझे पता है 25,000 की है। इसको उधर भेज दिया 80 से होती तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा आ गया कितना 87,500। अब 87,500 मेरा आ गया अब मेरे को प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे 87,500 बेटा इधर देखना रे तू 87,500 तेरे को समझ में आया कैसे आया। हाँ उसका 25% निकालेगा तो कितना आ जाएगा 21,875 रुपये। 21,875 देख सेल्स कैसे निकलता है कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दे कॉस्ट कितना है 87,500 प्रॉफिट कितना है 21,875 जोड़ देगा तो 1,09,375 रुपये तेरा क्या आ गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तेरे को ये एग्जाम निकालने बोला था क्या निकालने बोला था सेल्स निकाल दो और COGS निकाल दो। COGS तेरा 87,500 है सेल्स तेरा 1,09,375 रुपये ईजी समझ में आया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही निकाले आपने हाँ सेल्स यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स इज इक्वल टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा क्या लिखा हूँ पढ़ना तो कॉस्ट इसको COGS भी बोलते हैं। सेल्स इज इक्वल जो से पढ़ना सेल्स इज इक्वल टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बस कॉस्ट वर्ड जुड़ गया रिवेन्यू में तो वो ये हो गया। तो बड़ा ध्यान से देखना कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू मतलब सेल्स सॉरी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू मतलब COGS और सिर्फ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। सिर्फ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स लेकिन अगर उसमें कॉस्ट वर्ड जुड़ गया तो वो COGS। तो एक होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू। तो अगर इसको हम ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस प्रॉफिट इन दोनों। अरे बेटा 1 लाख का सामान था 20,000 का प्रॉफिट था 1,20,000 उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। ये है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये है कॉस्ट और ये है उसकी प्रॉफिट ईजी।
यही डिफरेंस होता है किसके बीच में, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू में और रिवेन्यू में। किस चीज़ का डिफरेंस होता है, प्रॉफिट का। आज के बाद आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यू विल से दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट। आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं अगर कभी एक्सटर्नल आ गए तो आप बता पाओगे कहाँ से आएंगे। नहीं, चेंज होते हैं रहते हैं, एक दो स्कूल तो है इनके में हमारे टीचर्स शायद जाएंगे, नहीं हमारे टीचर्स को नहीं भेजते, इनके में बाहर के आते हैं, इनके में आते हैं जांजगीर से, जय भारत से, जय भारत में हमारा है, हो जाएगा। ये ऋषिकेश लोग कभी अपन बात कर लिए जो आए थे, अपने पास सब रहता है, टीचर कहीं का भी हो अपना जुगाड़ है। चलो अनिस सर, भेरू राज पुरोहित तो आए थे ना हमारे। चले गए क्यों, कहाँ चले गए? ए तेरे पुरोहित महाराज कहाँ चले गए, स्कूल वाले टीचर गुरु जी? शायद अभी रायपुर में शायद वो किसी स्कूल में? हाँ, अनन्या है ना, उसके पेरेंट्स से बात होती है तो बताए थे। अच्छा पढ़ा था कोई, पढ़ा नहीं रहा बस वो कर रहा। भाई ये जीवन में प्राइवेट स्कूल में नौकरी नहीं करना चाहिए, बता रहा हूँ मैं, चाहे कोई भी जगह का स्कूल हो। मेरे पास जुगाड़ था NH गोयल में लगने का, टीचर NH गोयल रायपुर, बहुत बड़ा स्कूल है, हॉस्टल स्कूल है। मैं सुसाइड कर लेता मैं। कुछ क्यों, सुबह टीचर को बुलाते हैं स्कूल 7 बजे, 7 बजे टीचर स्कूल में जाएगा, ठीक, 8 बजे बच्चा पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको पहले से शेड्यूल करना पड़ेगा, क्या क्या लोगे, कॉपी वॉपी मेंटेन करो, हर क्लास का टीचर्स डायरी एक मेंटेन होती है जिसमें क्या पढ़ाने वाले हो क्या नहीं, सब मेंटेन करें। सब करने के बाद 8 बजे से 2 बजे, 8 बजे से सुन तो 8 बजे से 2 बजे तक उसकी क्लास रहेगी, 6 पीरियड रहेगा उसका, ठीक है। फिर 3 बजे तक, मतलब 2 से 3 बजे तक स्कूल में रुकेगा, 1 घंटा घर जाएगा, 4 बजे से उसकी शाम के वहीं हॉस्टल के बच्चों को पढ़ाने की क्लास शुरू होगी 7:30 बजे तक। 7:30 बजे बच्चों के साथ जाके खाना खाना है, 8:30 बज गया, 1 घंटे का टाइम मिलता है, 8:30 बजे आएगा, 8:30 बजे 12th के बच्चों को 1 घंटा नाइट में थ्योरी पढ़ाएगा, तो मतलब वही 9:30 बजे तक पढ़ाएगा, उसके बाद अपना सोएगा, फिर सुबह उसको उठना है बेचारे को। ऐसा चलता है। यहाँ से एक मैम है ऋचा सिंह, हमारे स्कूल में पी वाली टीचर थी ऋचा सिंह मैम करके, वो अभी गई, हाँ नहीं अभी नहीं है, चले गई, बहुत समय पहले चले गई, 1-2 साल हो गया गए। ऋचा सिंह थी स्पोर्ट्स वाली, तो हाँ तू जानेगा है ना, तो हाँ, तो वो जो मैम है वो अभी चले गई कहाँ, राजहंस कॉलेज, ये क्या राजकुमार कॉलेज रायपुर, मतलब स्कूल है राजकुमार कॉलेज स्कूल है, वहाँ चले गई। बहुत पुराना स्कूल है, 1960s के आसपास का स्कूल है और बहुत प्रीमियम स्कूल है। वहाँ सीधा बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इनके बच्चे पढ़ते हैं, मतलब रायपुर के पॉश बच्चे बस वहाँ एडमिशन ले पाते हैं। ऐसा है कि वहाँ का 15 लाख रुपए या 16 लाख रुपए 1 साल की फ़ीस है। NH गोयल खुद लेता है 3 लाख रुपए, 3-3.5 लाख रुपए, लेकिन वो ऋचा सिंह को कितना रुपए दे रहे थे स्टार्टिंग में पता है? उसको दे रहे थे स्टार्टिंग में अभी 35,000 रुपये, 35,000 ऐसा देते हैं। अब वो बच्चों से ले रहा तो टीचर को थोड़ी ना देगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा एक टीचर को प्राइवेट स्कूल में, अभी जैसे मेरे को ना बीच में हरियाणा से बोल रहे थे, तो कितना रुपये दे रहे थे मालूम? हाँ मैं रखूँ, हरियाणा से बोल रहे थे एक स्कूल से, नाम स्कूल का देखते हैं क्या है, देख के बता दूंगा, 50,000 रुपये देगा बोला था। मैं क्या करूँगा हरियाणा जाके 50,000 रुपये, कम से कम 1.5 लाख रुपये दे तो समझ में भी आता है ना। दूसरे काम करूँगा भाई, उसका पूरा वो करूँगा तो 1.5 लाख रुपये तो बनता है ना मेरा। नहीं तो फिर या तो ऐसा करे कि भाई मेरे को बड़ा सा एक कोचिंग खोल के दे दे मेरे नाम का, 50,000 दे दे, मैं चला लूँगा, कोचिंग मैं चलाऊँगा, लेकिन उसका एक भी शेयर नहीं दूंगा प्रॉफिट का। सरकारी टीचर होने में फ़ायदा है। अगर आप सरकारी टीचर हो
तो आपको हल्ला नहीं करना, आप पढ़ा रहे हो, आप बोलो आप डायरेक्टर हो। आप क्या हो? आप डायरेक्टर हो। आयुष जैन क्लासेस में आप डायरेक्टर हो, आप नहीं पढ़ाते हो, टीचर्स पढ़ाते हो। हम तो हाँ, आप गेस्ट लेक्चरर हो या स्पेशल एजुकेटर हो जो कभी कभी जाके अपना लेक्चर्स दे देते हैं, बस तो आप वैलिड प्रूफ हो गए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बस आप रेगुलर नहीं पढ़ाना चाहिए, आपकी कोई सैलरी स्लिप नहीं बननी चाहिए कोचिंग से। तो सैलरी स्लिप थोड़ी बनती था, तो आया नोट कहाँ अंदर गया, खत्म कहानी। हाँ, स्लिप थोड़ी बनती सैलरी की। डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर मैं फ़ीस कलेक्ट कर सकता हूँ, बस बात खत्म। ऐसा रहता है। चलो बेटा, बेटा ए प्यारे बच्चों इधर देखो, चुप रे, 3 फॉर्मूला है, ख़त्म करने दे इसको। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, क्या लिखा हूँ मैं? TPTR, क्या लिखा हूँ? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और यहाँ पे क्या लिखा हूँ? TRTR, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। हाँ, TRTR TPTR, एक तो ट्रेड पेबल है, एक तो ट्रेड रिसीवेबल है, एक तो पैसा मिलने वाला है, इमा पैसा हम मिल ही और इसमें देना पड़ेगा, है ना। तो ये पैसा देने वाला है, यह पैसा देबर, छत्तीसगढ़ी में पढ़ाऊँगा। तो TPTR हो जाएगा, डैट इज़ ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? देखो क्या होता है ना, मैंने जिससे सामान उधारी खरीदा है उसको मैं पैसा दूंगा, तो वो मेरे क्रेडिटर है और बिल पेबल है। इन दोनों को जब जोड़ देते हैं, क्रेडिटर और बिल पेबल को, तो बनता है क्या? ट्रेड पेबल। अब जिससे मैंने कैसा सामान खरीदा है? उधारी खरीदा है। नकदी खरीदा हुआ सामान से आपका क्रेडिटर बढ़ता है क्या? आप कैश परचेस करे हो तो क्रेडिटर बढ़ेगा क्या? कैसे भोंदू जैसा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो रे? कैश में मैं गोपाल जी से कपड़े खरीद के आ गया, क्या गोपाल जी का मैं कर्जा लगूंगा? वही तो पूछ रहा हूँ। लेकिन उधारी खरीद के ला रहा हूँ तो मैं गोपाल जी का कर्जा लगूंगा कि नहीं लगूंगा? तो क्रेडिट परचेस से मेरा क्या बनता है? ट्रेड पेबल बनता है। जब मैं उधारी खरीदूंगा तब तो पैसे दूंगा, तो इसलिए ऊपर में क्या आ गया नाम? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह नेट क्रेडिट परचेज आ गया। क्या आ गया? नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज मतलब क्या होता है? टोटल परचेज अगर आपको दिया हुआ है उसमें से आप कैश परचेज हटा दो और क्या हटा दो? परचेज रिटर्न। जैसे कि मैंने 10 लाख का सामान खरीदा था, 3 लाख का कैश में खरीदा था और 1 लाख का सामान डिफेक्टिव था तो वापस करके आ गया था। तो टोटल मैंने कितने का सामान खरीदा है? 6 लाख का। ये 6 लाख क्या है? नेट क्रेडिट परचेज। अब नेट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये परचेज माइनस परचेज रिटर्न है, इसलिए वर्ड जुड़ गया नेट। और कैसा परचेज है? क्रेडिट परचेज है, इसलिए तो कैश परचेज को उसमें से क्या कर दिया? हटा दिया। समझे बॉडी बिल्डर? क्या समझे? कि भाई नेट क्रेडिट परचेज हम रखेंगे। अब नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। बेटा सॉरी, ये बता एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। मतलब ओपनिंग ट्रेड पेबल मान लो तुमको साल के शुरुआत में 1 लाख रुपए देना था, साल के एंड में 3 लाख रुपए का उधारी देना था तुमको, डिवाइड बाय 2 कर दिए तो 4 लाख डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 लाख रुपए। आपका क्या आ गया? एवरेज ट्रेड पेबल। मैंने सामान उधारी खरीदा बेटा, बस। जैसे कि मैं टोटल सामान खरीदी करता हूँ, मैं क्रेडिट परचेज बोल रहा हूँ। अब आप बताओ क्रेडिट परचेज क्या होता है? आप सामान परचेज करते हो, आपने परचेज किया था विशेष जैन, आपने परचेज किया था सामान 10 लाख रुपए का। कितने का? 10 लाख का, जिसमें से आपने कैश में खरीदी की थी 3 लाख रुपए की। कितने की खरीदी की थी कैश में? आपने टोटल खरीदी की कितने की? आपने कैश में कितने की खरीदी है? तो आपने उधारी कितने की खरीदी होगी? लेकिन आपको क्वेश्चन में ये बताया था कि जो आपने उधारी खरीदा था ना, ठीक 1 महीने बाद आपने उसमें से खरीदे हुए सामान में से कुछ सामान को परचेज रिटर्न कर दिया है, मतलब रिटर्न आउटवर्ड, वापस कर दिया 1 लाख का सामान। तो आपका नेट क्रेडिट परचेज, मतलब इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो कितना आएगा? अरे 7 - 1 बस को बोल रहा हूँ, ब्रैकेट में डाला हूँ, कितना आएगा? 6 लाख।
यही क्या है आपका नेट क्रेडिट में सामान मैंने परचेज किया, खरीदा, उधारी खरीदा, नकदी नहीं खरीदा, उधारी खरीदा। क्योंकि अब उधारी खरीदा हूँ, मैं निकाल क्या रहा हूँ कितने दिन के अंदर, मतलब ये रेशियो में मैं ये दिन नहीं देख रहा हूँ, ये रेशियो में मैं सबसे पहले ये देख रहा हूँ कि कितना उधारी माल मेरा बिकता है। मतलब ये रेशियो जितना ज़्यादा आएगा उतना कम उधारी माल बिकता है, और जितना कम आएगा उतना ज़्यादा उधारी माल बिकता है। ऐसा इस प्रकार से समझो कि मान लो बिकता है, बोलता हूँ सॉरी, खरीदता हूँ, बिकता है बोल रहा था, आई एम सॉरी, ये परचेज लिखा है, परचेज है, पेबल, आपको पैसा देना है। मतलब मैं कितना माल उधारी खरीदता हूँ। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल समझो, मैं 12 लाख रुपए का सामान उधारी खरीदा, ठीक है, और मेरे को जो क्रेडिटर्स को पैसा देना होता है ना, साल के शुरुआत में 1 लाख देना होता है और साल के एंड में 3 लाख रुपए। ये ट्रेड पेबल ओपनिंग ट्रेड पेबल था, ये क्लोजिंग ट्रेड पेबल था। डिवाइड बाय 2 किया तो क्या निकल जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल निकल जाएगा। तो मेरा एवरेज ट्रेड पेबल कितना आ रहा है 2 लाख रुपए। 4 लाख डिवाइड बाय 2 करता तो 2 लाख रुपए आ जाता। तो 2 लाख का क्या आ गया, विशेष जैन, मार खाएगा तू अब, है ना, पहले तू पूछ कर देखा हूँ। सुनना, ए बेटा उठ वहाँ से, चल आज तेरा फ़ोन नहीं दूंगा दोनों का। अगर एक बार और कुचकते देख लिया तो इधर हो जा, कोई बात नहीं, तू इधर हो जा, ले रहने दे। अरे बैल इधर देख। तो 2 लाख रुपए बेटा आपका क्या आ गया, एवरेज ट्रेड पेबल आ गया। तो इससे रेशियो कितना आ गया आपका 6 टाइम्स आ गया। कैंसिल होगा तो ये 1 जा, ये 6 जा। दूसरा केस मैं आपको बोलता हूँ कि आपने उधारी खरीदा था 12 लाख का, लेकिन अब आपका एवरेज ट्रेड पेबल जो है ना वो 2 लाख से बढ़ करके 3 लाख हो गया। मतलब ज़रूर आपका ओपनिंग जो 1 लाख रहा होगा और क्लोजिंग ट्रेड पेबल आपका ना 5 लाख का हो गया था उधारी क्लोजिंग डेट पे। तो आपका कितना आ रहा है 5 + 1 6 लाख डिवाइड बाय 2 3 लाख रुपए का क्या आ रहा है एवरेज ट्रेड पेबल। इस वाले एग्जांपल के लिए 3 लाख कैसे आया वो समझा रहा था एक एग्जांपल लेके। ना भी आया समझ में तो ऐसे ही समझ लो, अभी 3 लाख रुपए आ रहा है। हट जा भाई, कभी कभी डिट हो जाता है, हटता नहीं। तो भाई यहाँ पे कितना रुपए आ रहा है दूसरे केस में 1 जा या 4 जा, 4 टाइम्स आ रहा है। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको 12 महीने से डिवाइड करूँ, अच्छा आप मुझे बताओ, इसको छोड़ो, 12 महीने को मारो गोली, पहले ये बताओ 6 टाइम अच्छा है कि 4 टाइम अच्छा है? दिमाग लगाओ। देखो यहाँ 12 लाख का सामान उधारी खरीदे हो, 2 लाख की उधारी बची है ऑन एन एवरेज। यहाँ 12 लाख का सामान खरीदे हो, 3 लाख की उधारी बची है। तो ज़्यादा बेटर क्या है, जब आप उधारी तो खरीद रहे हो लेकिन आपका रेशियो क्या बच रहा है, मतलब रेशियो बोलता हूँ, मतलब आपका कर्जा क्या बच रहा है, कम बच रहा है। मतलब 6 टाइम्स आपके लिए क्या है, ज़्यादा बेटर है। ये खाली जगह दे रहा है आपको, ये आपको ऐसा बता रहा है कि अभी आप और उधारी खरीद सकते हो, मस्त कंडीशन पे है। आप अगर माल खरीदते भी हो, देखो दोनों जगह 12 लाख का खरीद रहे हैं, पर यहाँ पे पैसा जल्दी दे देते हो तब तो उधारी कम बची है, और यहाँ पे पैसा लेट में देते हो, यहाँ पे पैसा लेट में देते हो, तब तो उधारी ज़्यादा बची है, इसलिए रेशियो ज़्यादा आ रहा है जब जल्दी पेमेंट कर देते हो तो, और यहाँ पे रेशियो कम आ रहा है जब देर से पेमेंट करते हो तो। अब आप अगर इसको 12 महीने से डिवाइड करोगे तो ये निकल भी जाएगा कंक्लूजन। यहाँ पे बताओ कितने दिन के अंदर आपका पेमेंट हो जाता है। हर 2 महीने के अंदर आप अपने क्रेडिटर्स का रीपेमेंट कर देते हो, और यहाँ पे हर 3 महीने के अंदर में आप अपने क्रेडिटर का रीपेमेंट कर देते हो। तो बताओ ज़्यादा बेटर कंडीशन कौन सी है, जब आप 2 महीने के अंदर में पेमेंट कर देते हो। तो ये आपका क्या निकल गया, एवरेज पेबल पीरियड। क्या निकल गया, एवरेज पेबल पीरियड। क्या फॉर्मूला होता है इसका भी, 12 महीना या 365 दिन अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो।
तो जितना ज़्यादा ये रेशियो आएगा कौन, TPTR, उतने कम, क्योंकि डिवाइड होगा तो उतने कम दिनों के अंदर में पैसा रिपेमेंट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा ये रेशियो आएगा उतना अच्छा है आपके लिए, उतनी अच्छी मार्केट में आपकी क्रेडिटिबिलिटी बने रहेगी। भैया ये आदमी जल्दी पैसा दे देता है, ये कंपनी चेक करती है कि कहीं हम डिले तो नहीं कर रहे हैं पेमेंट करने में। अगर ये रेशियो ये बहुत ज़्यादा आता, जैसे अगर ये रेशियो बहुत कम आता, मान लो ये 1 टाइम आता, तो ये कितना आ जाता, ये पूरा 12 महीने आ जाता। मतलब आप सोचो कितना डिले करके पेमेंट करते हो, कितना डिले करके पेमेंट करते हो कि आप 12 महीने में पेमेंट करते हो अपने क्रेडिटर्स को। ओ भाई साहब, तो ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है। मतलब ये रेशियो जितना बड़ा आएगा उतना अच्छा। और ऐसा ही था इन्वेंट्री टर्नओवर में भी, दोनों में कॉमन बात क्या है कि जितना ज़्यादा ये रेशियो आएंगे उतना अच्छा है। इन्वेंट्री में भी जितना ज़्यादा ही आएगा मतलब उतना जल्दी स्टॉक खाली होके और आता है सामान, कम जगह में ज़्यादा की बिक्री हो जा रही है, तो ज़्यादा गोदाम में सामान नहीं बनना पड़ेगा, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं रखना पड़ेगा, सामान आएगा जाएगा। और ऐसा कौन करता है मालूम, एक कंपनी है जिसका नाम है टोयोटा, जापान की कंपनी, वो अपने पास ज़ीरो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम चलाती है। अपन खुद का कुछ सामान नहीं रखेंगे, अपन को बनाना है इनोवा क्रिस्टा। अपन क्या करेंगे, 25 कंपनियों से अलग अलग सामान मंगाते हैं, ऑर्डर किया शाम तक सामान आ जाता है। सुबह 25 इनोवा कार बनाने का ऑर्डर आया, 1 महीने में कार बना के देना है। मैनेजर सुबह फ़ोन करेगा अलग अलग कंपनी को जो उसके पार्ट्स बना के देती है, सब पार्ट्स 1 दिन में आ जाएगा उसके पास उन कंपनियों से, और तुरंत असेंबल करेगा, कार रेडी हो गया। अब वो पार्ट मैनेज करते रहता, तो कब बिक रहा है कब नहीं बिक रहा है, उसका पैसा घुसे रहता। तो ये तब कर पा रहा है वो जब पार्ट ईजिली अवेलेबल हो जा रहा है। मान लो पार्ट आने में 25 दिन लग जाता तो फिर उसका क्या करता, खुद स्टॉक बना के रखता। लेकिन क्या उसको अभी स्टॉक बनाने की ज़रूरत है? नहीं भाई, माल तो तुरंत आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा करने से उसका वेयर हाउस बनाता, स्टोर करता, आदमी रखता, सड़ता सामान आने जाने में ख़राब होता, तो उससे कॉस्ट बढ़ती और अंत में वो सारा खर्चा किस में जोड़ देता, कार की प्राइस में जोड़ देता अंत में। तो देखो, एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं चलाता हूँ, मान लो बीड़ी की फैक्ट्री चलाता हूँ। अब सरकार जो है पहले कांग्रेस की थी, उसको घूस देता था 10 लाख रुपये, तो मैं बीड़ी बेचता था 30 रुपये का पैकेट। अब क्योंकि बीजेपी आ गई, ज़्यादा घूस खाएगी, बीजेपी के जो नेता हैं वो थोड़ा सा घूस ज़्यादा खाते हैं। अब ये वीडियो मैं नहीं डालूंगा कहीं, है ना, लेकिन ज़्यादा घूस खाते हैं। तो वो 10 लाख का काम 50 लाख में करते हैं उन लोग। तो मैं बोला 50 लाख, मारा 60 लाख उनके मुंह पे, लो तुम लोग चुप रहो, मेरा काम करने दो। लेकिन तो वो 60 लाख मैं अपने जेब से थोड़ी दे रहा हूँ। मैं क्या करूँगा मालूम, ये 30 रुपये का जो पैकेट पड़ रहा था उसको 40 में बेचने लगा। अंत में वो घूस का पैसा ही मैं किससे निकाल लिया, ग्राहक से। अंत में पीसेगा कौन, ग्राहक पीसेगा। तो भाई अब ग्राहक तब लेगा जब मैं बेच रहा हूँ बीड़ी, जब मैं बीड़ी बेच रहा हूँ तो ग्राहक ले लेगा, चाहे मैं कितने में भी बेचूँ, क्योंकि वो एक ऐसा नेचर का गुड है जिसकी इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, कभी भी बढ़ जाती घट जाती है, ऐसा नेचर का है। लेकिन अगर मेरा कॉम्पिटिटिव मार्केट का सामान होता, तो जैसे कार है, तो फिर ग्राहक मेरे सामान को छोड़ के मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को लेता जिसकी प्राइस नहीं बढ़ी। तो भैया ऐसे मार्केट के अंदर हो तो आपको बहुत ज़रूरी कि अपने खर्चे बचाओ। इसलिए कंपनियां चेक करती हैं इन सब रेशियो को बहुत अच्छे से कि इन्वेंट्री टर्नओवर में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि मेरा स्टॉक क्लियरेंस पीरियड जल्दी हो और माल ज़्यादा ना रखना पड़े, ताकि खर्चा ना बढ़े। ऐसे ही मार्केट में गुडविल बढ़े रखने के लिए मैं क्या चेक करता हूँ, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, कि मैं टाइमली पेमेंट कर रहा हूँ कि नहीं अपने क्रेडिटर्स को। तो जितना ज़्यादा ही रेशियो आएगा उतना जल्दी पेमेंट होगा। 6 टाइम आया था तो जल्दी पेमेंट हो रहा था 2 महीने में, 4 टाइम आया तो 1 टाइम आया तो 12 महीने पेमेंट होगा। तो जितना बड़ा रेशियो उतना जल्दी पेमेंट होगा। ऐसे ही कंपनी ये भी देखने के लिए उत्सुक रहती है कि मेरे जो, और ये सेकंड लास्ट है, ख़त्म हो जाएगा, इसी का भाई है ये TRTR है ये, वो TPTR था, ये TRTR है। क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, सुनना ध्यान से। वहाँ क्या था, नेट क्रेडिट परचेज था। तो आप उधारी बेचे डेटर को, तो कैश सेल तो गिनेंगे नहीं, कैसा सेल गिनेंगे, नेट क्रेडिट सेल। और नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, अपॉन
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब तुम स्मार्ट हो गए, ये फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ जाओ। अच्छा, इसमें आपका वो एवरेज पेबल पीरियड था, इसमें क्या आ जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। वहाँ पेबल लिखते थे, यहाँ कलेक्शन लिख दोगे, मतलब 12 महीना या 365 दिन अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये जो भी रेशियो आएगा ना TR उसको डिनोमिनेटर में रख दोगे। तो कितने दिन के अंदर, जैसे सपोज करो आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स आया, तो 12 मंथ अपॉन 6 टाइम्स इज इक्वल टू, आपको पता चलता है कि हर 2 महीने के अंदर आपका ग्राहक आके आपको पैसा देके चले जाता है। मतलब आपकी जो उधारी होती मार्केट में, आप जो लोगों को उधारी बांटते हो मार्केट में, वो 2 महीने के अंदर वसूल हो जाते हैं। तो ये जितना ज़्यादा रेशियो आएगा TR उतना जल्दी पेमेंट रिसीव हो जाएगा, उतना अच्छा है। तो तीनों ही रेशियो में हमने पढ़ा, रेशियो ज़्यादा आएगा तो अच्छा है, कॉमन बात। एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज, खत्म हो गया ना 1 सेकेंड में। अब द फोर्थ और लास्ट वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो? इसमें हम क्या रखते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल रहा है मतलब कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दोनों को जोड़ दो, टोटल सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। ये बताता है कि कितना आपका वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है। अगर ये रेशियो ज़्यादा आएगा, मतलब कम वर्किंग कैपिटल लगा के भी ज़्यादा का सामान बेच दे रहे हो, तो कितना आ गया 6 टाइम्स आ गया। और अगर आपने टोटल बेचा था 12 लाख का, लेकिन आपने वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो अगर आपका मान लो वर्किंग कैपिटल लगा था 10 लाख का, तो ये रेशियो कितना आ गया 1.2 टाइम। ये रेशियो छोटा आ रहा है, मतलब आपका वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। और अगर ये रेशियो ज़्यादा आता है, इसका मतलब आप कम वर्किंग कैपिटल रख के भी एफिशिएंटली सामान बेच पा रहे हो, मतलब आपका वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज हो पा रहा है, ये सिचुएशन बताती है। मतलब ये रेशियो भी जितना बड़ा आएगा उतना अच्छा है। वो ये दर्शाएगा कि आपका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा बड़ा रेशियो आया, मतलब वर्किंग कैपिटल अच्छे से इस्तेमाल हुआ है, एफिशिएंटली यूटिलाइज हुआ है। कम रेशियो आया मतलब वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हुआ। हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या क्या रेशियो पढ़े हैं। सबसे पहला पढ़ा था हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, टाइम्स में निकलता है। इसके अंदर हमने क्या देखा था, स्टॉक क्लियरेंस पीरियड देखा था, कैसे निकलता था 12 महीना अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा हमने पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। और एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलेगा, 12 मंथ अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो TR। अब थर्ड पढ़े TPTR, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। और इसका एवरेज पेबल पीरियड कैसे निकलता है, 12 महीना अपॉन TPTR, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। आखिरी पढ़े वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रिवेन्यू, टोटल सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। और चारों जितने बड़े आएंगे उतना ही अच्छा है बिजनेस के लिए। किसके अंदर पढ़े, एक्टिविटी। आप समझ में आ रहा है ना एक्टिविटी क्यों बोलते हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, परचेस सेल देख रहे हैं, वर्किंग कैपिटल ठीक से लगा कि नहीं लगा, बाकी चीज़ें हुई कि नहीं हुई। ये था आपका क्या, चारों रेशियो। अब मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप एक्टिविटी के भी पूरे क्वेश्चंस बना लो, ठीक है।